हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एसएससी लवर। चलिए आज हम एसएससी जीडी की ये हमारी जीडी की 8वीं क्लास है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रानाप्पा नृत्य किस राज्य में किया जाता है? तो आपको ये पता होगा कि रानाप्पा नृत्य उड़ीसा राज्य में किया जाता है। कहाँ पर? उड़ीसा। मैं आपसे यहाँ के सीएम और आप मुझे राज्यपाल बता दीजिए। यहाँ के नवीन पटनायक कौन है और गणेशी लाल कौन है? क्या मैं सही बता रहा हूँ? आप बताइए। नवीन पटनायक और गणेशी लाल, ठीक। और उड़ीसा से धनु यात्रा, का संबंध, नुआखाई। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न इससे बनता है, एक कछुआ की प्रजाति पाई जाती है यहाँ पर जिसे ओलिवे रेडले कहते हैं। ओलिवे रेडले। आपसे पूछे कि ओलिवे रेडले कछुआ कहाँ पाया जाता है, तो वो उड़ीसा में पाया जाता है। उड़ीसा में यहीं पर आपको बता दूं कटक है। चावल अनुसंधान कहाँ पर है? आप ये बताइए, क्या उड़ीसा में ही है चावल अनुसंधान? कटक। ये कटक वही है जहाँ नेताजी सुभाष चंद्र जी का जन्म हुआ था। यहाँ पर म्यूजियम भी बना है नेताजी सुभाष चंद्र जी के जन्म दिवस पर। जानकीनाथ शहर में है, जानकीनाथ भवन। चलिए नेक्स्ट देखिए, डमहल। डमहल किस राज्य का नृत्य है? तो मैं आपको बता दूं, डमहल ये जम्मू कश्मीर का नृत्य है। जम्मू कश्मीर का नृत्य कौन सा है? डमहल। आपको ध्यान रखना है। और जम्मू कश्मीर का नृत्य डमहल। और आपसे मैं पूछूं, यहाँ से एक क्वेश्चन और बनेगा, यहाँ पर जो पद होता है वो क्या राज्यपाल का होता है? और होता है तो यहाँ के कौन राज्यपाल हैं, ये बताइए। और जम्मू कश्मीर से ये देखिए, इसके एक्स्ट्रा फैक्ट हैं कि रऊफ और कूद जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य हैं। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि रऊफ और कूद, ये अभी रिसेंटली पूछा गया था। कूद कहाँ के लोक नृत्य हैं? लोक। तो ये कहाँ के? ये जम्मू कश्मीर के हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, सपोर्ट मिलता है इस चीज़ से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, इस चीज़ को आपको समझना होगा कि शीतकालीन राजधानी जम्मू तथा ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर रहती है इसकी। ये मौसम के अनुसार चेंज होती हैं। नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्र भारत का पहला भारत रत्न पुरस्कार किसे मिला? तो ये मैं बता दूं आपको, सर सीवी रमन जी को मिला था। वैसे मेनली 3 लोग थे, एक ही टाइम दिया गया था। 1944 में दिया गया था इनको, 54 में, सॉरी 1954 में दिया गया था। ये 3 लोग थे मेनली। सीवी रमन जी थे, सी राजगोपालाचारी थे, और ये वल्लभ भाई पटेल जी थे। तो इन्हें सबसे पहले 1954 में इन 3 लोगों को ही दिया गया था। आपको एक चीज़ और बता दूं कि भारत रत्न एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को ही दिया जा सकता है। आपसे पूछे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि अधिकतम कितने लोगों को हम भारत रत्न दे सकते हैं, तो वो अधिकतम 3 लोगों को ही दे सकते हैं। क्या इसका ऐसा प्रावधान है कि ये हर वर्ष दिए जाएंगे? नहीं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि ये हर वर्ष दिए जाएंगे ऑल्टरनेट करके, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो आपको ये फैक्ट याद रखना है कि सी राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मैं पेन का कलर चेंज कर लूँ 1 मिनट। ये देखिए, सी राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और सीवी रमन, इन तीनों व्यक्ति को पहला भारत रत्न मिला था। कब? 1954 में। अब सीवी रमन जी को क्यों दिया गया था वो देखिए। सीवी रमन को प्रकाश की प्रकीर्णन, जिसे स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं स्कैटरिंग, SCATTERING, स्कैटरिंग। अब इसमें लिख लेना स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए इन्हें सीवी रमन जी को दिया गया था। कब? 28 फरवरी 1930 में इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी। इनका नाम सीवी रमन है, तो इन्होंने इसी पर रमन लिख दिया, इसका नाम रमन प्रभाव। इसके लिए इन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। और उसी दिन से 28 फरवरी को हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भी मनाते हैं। आपसे पूछेगा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं, तो 28 फेब को मनाते हैं। ठीक, नेक्स्ट फैक्ट देखिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, क्योंकि आगे भी ऐसी वीडियो आते रहेंगे। और अभी कुछ ही दिनों में मैं मैथ की भी वीडियो बनाना शुरू करूँगा। मैथ भी मुझे पढ़ाना है, तो आप सपोर्ट करें। चलिए नेक्स्ट देखिए,
भारत रत्न पाने वाले पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, ये फैक्ट है एक। और यदि आपसे पूछे वो 1955 में मिला था इन्हें। और यदि पूछे पहली महिला कौन थी, तो वो इंदिरा गांधी जी थी। इंदिरा गांधी कब मिला था? 1971 में इन्हें मिला था। आपको ये फैक्ट याद रखना, 1971। अब इससे पूछे कि मरणोपरांत सबसे पहले किसे मिला, तो वो लाल बहादुर शास्त्री जी को मिला। मैं आपको बता चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ, इसे हर वीडियो में बता रहा हूँ। लाल बहादुर शास्त्री जी को कब मिला? 1966 में मिला। क्यों? क्योंकि इनकी मरणोपरांत मृत्यु इन्हें दिया गया था। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? ताशकंद समझौते में हुई थी। कहाँ हुआ था ताशकंद समझौता? ये हुआ था ताशकंद। पहले ये जगह पड़ती थी रूस के अंदर, यूएसएसआर कहते हैं जिसे। रूस को हम यूएसएसआर कहते थे, यूएसएसआर, इसे रूस कहते हैं। लेकिन अब ये ताशकंद जो है वो उज्बेकिस्तान में है। अब ये ताशकंद कहाँ पर है? उज्बेकिस्तान। ठीक, आपको ये चीज़ याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट देखिए। और इसमें एक ये भी है फैक्ट कि पहले गैर भारतीय जिनको भारत रत्न मिला वो कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान थे। 1987 में इन्हें दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको अभी इनके बताऊंगा इनके बारे में। और दूसरे कौन से थे? नेल्सन मंडेला जी थे, जिन्हें 1990 में दिया गया था। ये कहाँ के थे? अफ्रीका के थे। और ये कहाँ के थे? पाकिस्तान के थे। आपको याद रखना है, खान अब्दुल गफ्फार खान इनका पूरा नाम है। खान अब्दुल गफ्फार खान, ये कहाँ के थे? पाकिस्तान के। अब आपसे ऐसे पूछता है कि पहले गैर भारतीय जिन्हें भारत रत्न दिया गया, तो वो खान अब्दुल गफ्फार खान। यदि पूछे दूसरे ऐसे गैर भारतीय, तो वो नेल्सन मंडेला। अब आपसे पूछे कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया है जो गैर भारतीय हैं, वो सिर्फ 2 ही लोग हैं, ये सिर्फ 2 ही लोग। और अब आपसे ये पूछे कि टोटल भारत रत्न कितने लोगों को दिया गया है, तो वो हो गए 48। क्योंकि 2019 में 45 थे, फिर +3 मिला था। किन्हें किन्हें मिला था? आप ये मुझे कमेंट में बताना कि किस किस को मिला था। मैं आपको बता दूं, भूपेन हजारिका थे। बताइए आप, क्या भूपेन हजारिका थे? प्रणब मुखर्जी थे। और एक पर्सन का और नाम है, वो आप मुझे बताइए। चलिए, और मैं आपको और भी इसके फैक्ट बता रहा हूँ कि ये हो गए। और एक इससे बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि खान अब्दुल गफ्फार खान लाल कुर्ती दल से इनका संबंध था। आपसे पूछता है कि लाल कुर्ती दल से संबंध किसका था, तो वो खान अब्दुल गफ्फार खान का था, लाल कुर्ती दल। इन्हें खुदाई खिदमतगार भी कहते थे, खुदाई खिदमतगार, क्योंकि इन्होंने एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम था खुदाई खिदमतगार। तो उनका संबंध किससे था? खान अब्दुल गफ्फार खान से। तो ऐसे कई क्वेश्चन हैं जो इनके ऊपर बनते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि लाल कुर्ती दल का संबंध, खुदाई खिदमतगार, ये सब खान अब्दुल गफ्फार के खान के नाम हैं। ठीक। नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला शांति के जनक थे। ये एक तरह के शांति, ये गांधी जी के आदर्शों पर चलते थे। ठीक, नेल्सन मंडेला कहाँ के थे? ये अफ्रीका के थे, अफ्रीका। चलिए चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अरुणा आसफ अली को 1997 में भारत रत्न मिला, जो मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाली पहली महिला थी। आपसे ये पूछे कि मरणोपरांत सबसे पहले भारत रत्न किसे दिया गया, तो वो आपको पता है, लाल बहादुर शास्त्री जी थे। सबसे पहले पूछे तो यही है, पुरुषों में पूछे तब भी यही है। लेकिन आपसे एक शब्द जोड़ दे कि महिला, तो वो अरुणा आसिफ अली हैं, जिन्हें 1997 में दिया गया था। अब मुझे बताइए, अरुणा आसिफ अली ने झंडा फहराया था, वो कहाँ फहराया था? मुंबई के किस जगह पर? ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए, कमेंट में आप मुझे बताना। नेक्स्ट क्या है, हरे शैवाल किसके कारण हरे होते हैं? हरे शैवाल जो है वो किसके कारण हरे होते हैं, आपको ये बताना है। तो आपको पता हो, ये क्लोरोफिल के कारण होते हैं। पत्ते, पेड़ पौधे हरे क्यों होते हैं? वो ये सब क्लोरोफिल के कारण होते हैं, आपको याद रखना। ठीक है, इसके कुछ फैक्ट हैं, वो आप ध्यान से देखिए। कि जैसे कि पौधे हरे दिखते हैं, दिखाई देते हैं, क्यों? क्लोरोफिल मुख्य रूप से नीले और लाल रंग की तरंग दैर्घ्य को अवशोषित करता है। आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान से देखना कि नीले और लाल रंग की जो तरंग दैर्घ्य होती हैं, उन्हें ये अवशोषित कर लेता है, यानी सोख लेता है। जैसे पौधे होते हैं ये, तो ये नीले और लाल रंग की जो किरणें आई सूरज से, तो इन्हें ये सोख लेगा। लेकिन जैसे ही ये देखिए आगे क्या है, हरे रंग की रोशनी परावर्तित कर देते हैं। पेड़ पौधों से जैसे ही हरी रंग टकराएगा, वो वापस चला जाएगा। तो यही जो हरा रंग है वो हमारी आंखों में पड़ता है। तो बस इसी वजह से हमें पेड़ पौधे का रंग हरा दिखाई देता है। आपको ध्यान रखना है कि नीले और लाल कलर को तो ये ऑब्जर्व कर लेता है, लेकिन इसे ये रिफ्लेक्ट कर देता है हरे कलर को। तो इसी वजह से हमें पेड़ पौधे हरे दिखाई देते हैं।
आपको आशा करता हूँ कि ये फैक्ट आपको पता चला होगा कि ये पेड़ पौधे हरे क्यों दिखाई देते हैं। आपसे कोई पूछे कि ये पेड़ हरे क्यों दिखाई देते हैं, तो आप बस सीधा जवाब देना कि जो सूरज से रोशनी आती है उनमें से नीले और लाल रंग को तो ये ऑब्जर्व कर लेते हैं, लेकिन हरे रंग को ये रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जिस वजह से हमें ये पेड़ पौधे हरे दिखाई देते हैं। बस सीधा सिंपल जवाब है। नेक्स्ट क्या है, और कोशिका वित्त, ये कुछ नहीं, चलो छोड़िए, आगे देखिए। नेक्स्ट फैक्ट क्या है, पत्तियों फल और फूलों का रंग पीला, जैंथोफिल। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ये देखा ही होगा अपने दैनिक जीवन में कि जब फल पक जाता तो पीला पड़ता है और कुछ पत्ते पीले पड़ जाते हैं तब झड़ जाते हैं। तो आपको बताना है वो वर्डक कौन सा है, वो जैंथोफिल वर्डक है। जैंथोफिल कौन सा वर्डक है, जैंथोफिल। आपको याद रखना है, जैंथोफिल वर्डक के कारण पेड़ पौधों के पत्ते पीले और फल पीले हो जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अशोक चक्र प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, नीरजा बनोट। अब इनके बारे में क्या ही कहना, इनका कैरेक्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, आप इन्हें एक बार पढ़ना। इनके ऊपर एक मूवी भी बनी है, 2016 में बनी थी। सोनम कपूर ने इनका किरदार निभाया था, सोनम कपूर। नीरजा नाम था फिल्म का, नीरजा। अब ये कौन है, कहाँ से, कैसे हैं, आपको बताना होगा कि इनका संबंध किससे है। तो ये एयर होस्टेस थी, एयर होस्टेस, आपको पता होगा, विमान परिचालक थी ये। तो 1986 में भी, 86, हाँ बिल्कुल, 1986 में एक विमान था जिसका नाम था पैन, मैं यहाँ वापस लिख देता हूँ, 1 मिनट, पैन M73, पैन M73। ये मुंबई से चला था, ये मुंबई से उड़ा था। तो इसमें कुछ तालिबान, शायद तालिबान ही थे कुछ, मुझे ये एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ आतंकवादी लोग घुस गए थे इसमें, इस प्लेन में। तो जिस वजह से ये इन प्लेन में इन्होंने काफ़ी बच्चों को नुकसान भी पहुंचाया, कई लोग मारे भी गए इसमें। तो ये नीरजा बनोट जो थी वो उस टाइम एयर होस्टेस थी, तो उन्होंने इमरजेंसी गेट खोल दिया था, वहाँ से लोग निकलना शुरू हो गए थे। तो जो 3 बच्चे थे, आपको याद रखना, इन 3 बच्चों को बचाते समय नीरजा बनोट ने जैसे ही बच्चों को देखा कि ये आतंकवादी उन पर गोली चला रहे हैं, तो नीरजा बनोट उनके सामने आ गई, नीरजा जी उनके सामने आ गई। तो वो गोलियां इनके सीने पर, इनके छाती, इनके शरीर पर लगी जा करके, तो जिससे कि नीरजा बनोट की मृत्यु हो गई थी। तो आपको याद रखना है कि नीरजा बनोट कौन थी। तो ये एयर होस्टेस थी जिन्होंने अपने प्राणों की रक्षा ना करते हुए बच्चों को पहले बचाया। तो इसी कारण इन्हें अशोक चक्र दिया गया था, अशोक चक्र दिया गया था, आपको याद रखना है, अशोक चक्र। इनके साथ इनका जन्म हुआ था 1963 में, 1963 से लेकर 1986 इनका टाइम पीरियड था। और 1985 में इन्होंने शादी की थी, 1985 में इन्होंने शादी की थी। कहा जाता है कि इनका जो 1986 थी वो जन्मदिन से सिर्फ 2 दिन पहले इनकी मृत्यु हो गई थी। जिस दिन विमान को हैक किया गया था, उस दिन के 2 दिन बाद इनका जन्मदिन था, तभी इनकी मृत्यु हो गई थी। तो आपको याद रखना नीरजा बनोट कौन थी। तो ये एक भारतीय महिला थी जो एक एयर होस्टेस थी। तो 1987 में नीरजा बनोट को अशोक चक्र दिया गया था, लेकिन 1986 में इनकी मृत्यु हो गई थी। क्यों हो गई थी, तो मैंने आपको बताया, कुछ आतंकवादियों ने विमान को हैक कर लिया था, जिसे बच्चों को भी मारा गया था उसमें, काफ़ी लोगों को उन्होंने गोलियां चलाना शुरू कर दी थी। फिर नीरजा बनोट जी ने इमरजेंसी गेट खोलकर सबको निकालने की कोशिश की, और लेकिन जब वो 3 बच्चे रह गए थे, उन 3 बच्चों पर गोली चली तो ये सामने आ गई थी। बच्चों को बचाने के खातिर इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। ये चाहती तो खुद भी निकल। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन क्या है कि 2005 का सूचना का अधिकार अधिनियम किस जगह को छोड़कर पूरे भारत में लागू हुआ। जो ये सूचना का अधिकार था, राइट टू एजुकेशन, वो इन्फॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये आपसे पूछ रहा है पूरे भारत में लागू हुआ, लेकिन ऐसा कौन सी जगह थी, राज्य था जहाँ पर ये लागू नहीं किया गया था। तो वो जम्मू कश्मीर ऐसी जगह थी जहाँ छोड़कर ये पूरे देश में लागू हुआ था। आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये तो पता है कि राइट टू एजुकेशन कब का है, 2005 का है। राइट टू इन्फॉर्मेशन कब का है,
2005 का इन्फॉर्मेशन एजुकेशन 2009 का है, आपको याद रखना है। राइट टू एजुकेशन 2009, राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005। तो तभी से ये पूरे देश में लागू कर दिया गया ये राइट टू इन्फॉर्मेशन। लेकिन ऐसी एक जगह बची, उसका नाम है जम्मू कश्मीर, यहाँ पर ये लागू नहीं किया गया था। आपको बता दूँ, जो हम अभी RTI डालते हैं वो उसी के तहत डालते हैं, क्योंकि ये हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन है कि हम किसी से जानकारी ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पंजाब का कौन सा त्यौहार पारंपरिक रूप से रबी की फसलों की कटाई से जुड़ा हुआ है? आपसे पूछ रहा पंजाब का कौन सा त्यौहार है जो रबी की फसलों की कटाई से जुड़ा हुआ है? तो ये बैसाखी है। आपको पता होगा बैसाखी के दिन क्या हुआ था 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, आपको पता होगा। किसने की इसमें ये आप ये बताइए, ये जलियांवाला हत्याकांड में जो लोग एकत्रित हुए थे वो क्यों हुए थे? जलियांवाला हत्याकांड बाग, ये जलियांवाला बाग है कहाँ पर? अमृतसर में है। चलिए मैं ही बता देता हूँ, अमृतसर में है। इकट्ठा क्यों हुए थे? क्योंकि उस टाइम ये जो सैफुद्दीन किचलू थे, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल और डॉक्टर सत्यपाल, इन लोगों को अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसकी वजह से स्वतंत्रता सेनानियों के वो इसके खिलाफ हो गए कि इन्हें बेवजह क्यों इन्हें गिरफ्तार किया गया। ठीक, तो इस वजह से यहाँ पर 1 मिनट एक सभा बुलाई गई, जो कहाँ पर थी? अमृतसर में, अमृतसर। ठीक, तो वहाँ पर जैसे जनरल डायर को इसे पता चला कि यहाँ पर सभा चल रही है, तो वो नहीं चाहता था कि ये सभा कंप्लीट हो, जिससे कि इनके बीच में आक्रोश पैदा हो और ये यहाँ पर आकर के फिर से लड़ाई हो। तो वो इन्हें दबाना चाहते थे, दमन करना चाहते थे क्रांतिकारियों का। इसलिए जनरल डायर ने मेन गेट को बंद करा दिया था। सिर्फ एक ही गेट था उसका, तो वो उस गेट को बंद करा दिया था। उसमें कुछ भारतीय लोग भी मिले थे, जिसका नाम मे भी शायद मुझे ध्यान नहीं है, राम सिंह नाम से कुछ एक व्यक्ति था जिसने इस सूचना खबर दी थी। उसने मेन गेट ही बंद किया था, उसका नाम शायद राम सिंह ही था। आपको पता हो तो आप बताना। तो इस तरह से निहत्तों पर गोलियां चलाई गई। बताया जाता है 1200 से अधिक लोग घायल हुए थे इसमें, बच्चे, स्त्रियां, सब लोग, इसमें कोई भी नहीं बचा था, सब लोग, काफ़ी लोग मारे गए थे संख्या में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और फिर आपको पता होगा इसी के खिलाफ एक हंटर आयोग भी बैठाया गया था, हंटर आयोग, जिसमें जनरल डायर को इस पर कोई दंडात्मक प्रक्रिया इस पर नहीं चलाई गई थी। कहा गया था इसने किया वो गलत है, लेकिन इस पर कोई दंडात्मक प्रक्रिया नहीं चलाई गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पुणे में फर्गुसन कॉलेज की स्थापना किसने की? ये अभी रिसेंट MTS में भी पूछा गया था और CHSL में भी, कि पुणे में फर्गुसन कॉलेज की स्थापना किसने की? तो ये किसने की थी? BG तिलक ने, यानी कि बाल गंगाधर तिलक। अब इनसे कुछ फैक्ट देख लीजिए। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। आपको ये इनका स्लोगन याद रखना है, ये इनका स्लोगन है, नारा है इनका, कि मैं जन्मसिद्ध, ये स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। ठीक, नेक्स्ट है उन्होंने एजुकेशन, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। ये भी आपसे पूछता है कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की? ये भी इन्होंने की। तो आपको इनकी ये 2 चीज़ याद रखनी है, पुणे में फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना और डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की? इन्होंने बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी। ठीक, नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठा 2 समाचार पत्र शुरू किए। ये आपको ध्यान रखना है, इन्होंने समाचार पत्र कौन से शुरू किए थे? केसरी और मराठा। ठीक, आपको याद रखना, केसरी और मराठा समाचार पत्र इन्होंने शुरू किए थे। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 18वीं शताब्दी के दौरान भारत में युद्ध छेड़ने के संदर्भ में किसका अर्थ था? पैदल से सेवा के सैनिकों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली भारी बंदूक। ये कहना चाहता है कि जब 18वीं शताब्दी थी तो उस टाइम जो पैदल लोग चलते थे, तो जो वो बंदूक का इस्तेमाल करते थे, ये लिखा है सैनिकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भारी बंदूक, जो भारी बंदूक होती थी उसे क्या कहते? उसे मस्कट कहते थे। आपको याद रखना है, ये डायरेक्ट फैक्ट है कि इसे क्या कहते हैं? मस्कट कहते हैं। भारी बंदूक को मस्कट कहते थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। कौन सा विटामिन मानव शरीर में कोशिकाओं को एक साथ रखने में मदद करता है? ये वैसे विटामिन C है, लेकिन आपने पहले शायद इस तरह का प्रश्न ना पढ़ा हो, लेकिन ये GD में पूछा गया है, आपको याद रखना है। SSC GD में पूछा गया है ये।
तो कौन सा विटामिन मानव शरीर की कोशिकाओं को एक साथ रखने में मदद करता है? वो विटामिन सी है। खाना पकाने के दौरान गर्मी से विटामिन सी आसानी से नष्ट हो जाता है। आपको पता होगा कि विटामिन सी कैसे नष्ट होता है। तो जब हम खाना पकाते हैं तो खाना पकाते समय ये नष्ट हो जाता है विटामिन सी। और ये किस में मिलता है? नींबू में मिलता है विटामिन सी, लेमन, ऑरेंज, यानी खट्टे फलों में मिलता है। ये जो जितने ये सौर फ्रूट्स होते हैं उनमें सब में मिलता है। ठीक, खट्टे फलों में ये मिलता है विटामिन सी। विटामिन ए का क्या काम होता है? इससे रतौंधी रोग हो जाता है, यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए। बी बेरी, सी स्कर्वी। अच्छा ये बताइए, स्कर्वी को और कौन से नाम से जाना जाता है? स्कर्वी रोग को ये आप मुझे बताइए। डी रिकेट्स, ई बांझपन, या फिर ऐसे आप बताइए इनफर्टिलिटी। क्या ई को ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं? आप ये मुझे बताइए कि ई को ब्यूटी विटामिन कहते हैं। ए फ्लोक्विनिन इसका नाम है। और के थक्का ना जमना, ये इसके थक्का जमाने में सहायक होती है ये। अच्छा, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ कि विटामिन के का तो कम होता है थक्का जमाना। अच्छा ठीक है, जब हम कट जाते हैं तो खून निकल आता है तो वो थक्के के रूप में जम जाता है। तो ये बताइए, ये खून हमारे शरीर के अंदर क्यों नहीं जमता है? खून तो शरीर में भी है, वहाँ ये खून क्यों नहीं जमता है? हम हमारे कटते ही बाहर जमने लगता है, लेकिन शरीर में क्यों नहीं जमता है? ये मुझे बताइए। ऐसा कौन सा प्रोटीन है जो इसे नहीं जमने देता, क्या है? मैं आपको बता दूं, ये क्या, आप मुझे बताना। हेपेरिन नाम का क्या है ये? क्या हेपेरिन है जो हमारे शरीर के अंदर खून को नहीं नहीं जमने देता है? ये आपसे मेरा क्वेश्चन है, आप इसे गौर करें एक बार। हेपेरिन क्या है? ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। वैसे इसका आंसर ही यही है, हेपेरिन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चेनाब नदी किन दो नदियों की धाराओं से मिलकर बनी है? तो ये चंद्रा और भागा नदियों की दो धाराओं से मिलकर बनी है चेनाब नदी। तो आपको बता दूं, चेनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इस नदी पर दुलहस्ती, बगलेहार और ये सलाल सलाल परियोजना, दुलहस्ती परियोजना और बगलेहार परियोजना, ये कहाँ पर है? चेनाब नदी पर है। ये आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और नेक्स्ट देखिए, दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल जो है चेनाब नदी पर बना हुआ है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल यहाँ चेनाब होगा, चेनाब नदी। आपको याद रखना, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहाँ पर है? चेनाब नदी पर बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? चंद्र और भागा दो धाराएं हिमाचल प्रदेश के तांडी में मिलती हैं, जिससे चेनाब नदी का निर्माण होता है। आपसे पूछे चेनाब नदी कैसे बनती है? तो ये चंद्रा और भागा, आप ऐसे समझ लीजिए, एक चंद्रा इंसान है और एक भागा है। भागा तो भाग गया, तो चेनाब में ऐसे समझिए, नाव, चेनाब होती है, तो नाव को लेकर चंद्रा भाग गया। चंद्रा भाग गया किसे लेकर? नाव को लेकर। देखना आप 1 मिनट, ये है चेनाब का आप नाव ले लीजिए, और चंद्रा और भागा, ये दोनों चंद्रा और भागा। तो चंद्रा भाग गया क्या लेकर? नाव लेकर। तो चेनाब नदी किससे बनी है? चंद्रा और भागा से बनी है। उम्मीद करता हूँ ये आपको ध्यान रहेगा ये। चलिए नेक्स्ट देखिए, स्वामी एंड फ्रेंड्स किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें भी मैंने कराई थी। तो आपको ये इनकी पुस्तकें देखना, स्वामी एंड फ्रेंड्स, इतनी इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं। आर के नारायण जी की हैं। इनकी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इनकी पुस्तक है मालगुडी डेज। मालगुडी डेज इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, कई बार पूछी गई है। और स्वामी एंड फ्रेंड्स ये अब पूछने लगा है बहुत, तो आपको इनकी याद रखनी है ये पुस्तकें। स्वामी एंड फ्रेंड्स, द गाइड भी बहुत पूछता है, द गाइड, द रामायण, द महाभारत और मालगुडी डेज, ये सब किसकी हैं? आर के नारायण जी की पुस्तकें हैं। और इनकी और देख लीजिए आप, रस्किन बॉन्ड जी की काफ़ी पूछता है। एंग्री रिवर, ये आपको इम्पोर्टेंट याद रखनी है। सबसे ज़्यादा पूछने वाली ब्लू अम्ब्रेला है। और एक ये रूम ऑन द रूफ, रूम ऑन द रूफ, ये बहुत पूछता है, रूम ऑन द रूफ किसकी है? ब्लू अम्ब्रेला किसकी है? रोड्स टू मसूरी, रोड्स टू मसूरी ये भी इन्हीं की है। और एंग्री रिवर ये भी इन्हीं की है। आपको याद रखना है, रस्किन बॉन्ड जी की पुस्तकें, एंग्री रिवर, रोड्स टू मसूरी, ब्लू अम्ब्रेला और रूम ऑन द रूफ। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आ रही होगी वीडियो, तो इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें। बस मुझे भी ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, मैं भी
कुछ कुछ समय बाद अब इसे अपने बड़े स्तर पर लेकर आऊँगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, कांचीपुरम किस राज्य की राजधानी थी? तो ये पल्लव के राज्य की राजधानी थी। किसकी थी? पल्लव राज्य की। कांचीपुरम किसकी राजधानी? पल्लव की, आपको याद रखना है। तो अब आप देखिए इससे कुछ फैक्ट हैं। महेंद्र वर्मन प्रथम को पल्लव वंश का सबसे महान शासक माना जाता है। महेंद्र वर्मन प्रथम जो थे वो पल्लव वंश के सबसे महान शासक थे, महेंद्र वर्मन प्रथम। और इसी तरह कांचीपुरम पल्लव वंश की राजधानी थी। पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? कांचीपुरम। पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम। ये तो क्वेश्चन ही था। जब उनका राज्य अपने चरम पर था तब उनके क्षेत्र आंध्र प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में दक्षिणी नदी कावेरी तक फैले हुए थे। ये आपको ध्यान रखना है कहाँ तक था। आंध्र प्रदेश से लेकर दक्षिण में कावेरी नदी तक फैला हुआ था इनका राज्य। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, महाबलीपुरम के तट मंदिर और कांचीपुरम के कांची कैलाश मंदिर पल्लव वंश के शासनकाल के दौरान निर्मित प्रमुख मंदिर हैं। आपसे पूछा कि जो पल्लव वंश के समय क्या क्या बनाया गया था, तो महाबलीपुरम के तट मंदिर, कांचीपुरम के कैलाश मंदिर, कांची कैलाश मंदिर और ये क्या है, पल्लव के शासनकाल के दौरान बनाए गए थे। ये प्रमुख मंदिर थे। आपको याद रखना है महाबलीपुर के तट मंदिर, ठीक है, आपको याद रखना है। और कांचीपुरम कांची कैलाशनाथ मंदिर ये पल्लव वंश के समय बनाए गए थे। नेक्स्ट देखिए, पल्लव वंश का प्रतीक सिंह और नदी था। ये यहाँ नाल जुड़ गया, पल्लव वंश है, यह पल्लव वंश का प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह और नदी। सिंह समझते शेर, और नदी का प्रतीक चिन्ह किसका था? ये पल्लव वंश वालों का था। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, पांड्य वंश की राजधानी क्या थी? मदुरई। आपको याद रखना, पांड्य वंश की मदुरई क्या थी? राजधानी। ये बहुत पूछता है आपसे, जब जब ये कई बार साउथ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पांड्य वंश की राजधानी क्या थी? मदुरई थी। तथा इसका प्रतीक मत्स्य था। मत्स्य इसका प्रतीक था, मत्स्य। तो आपको एज ए फैक्ट याद रखना है कि पांड्य वंश की राजधानी क्या थी? तो मदुरई थी। ठीक, नेक्स्ट है, चेर राजवंश को केरल पुत्र वंश भी कहा जाता है। अब आपको ये याद रखना, कभी आपसे पूछ ले एग्जाम में कि केरल पुत्र वंश किसे कहते हैं? तो वो चेर वंश को कहते हैं। ठीक है, अब याद रखेंगे आप, केरल वंशपुत्र किसे कहते हैं? चेर वंश को कहा जाता है। उनकी राजधानी मुजरी थी, जिसे बांची के नाम से भी जाना जाता था। अब आपसे पूछे चेर की राजधानी क्या थी? मुजरी थी। मुजरी ऑप्शन में ना हो तो बांची हो सकता है, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन में होगा। ठीक है, अब ये देखिए, उथयान चेरालाथन को इसका संस्थापक माना जाता है। आपसे पूछे कि चेर वंश का संस्थापक कौन था, तो वो थे उथयान और चेरालाथन। थोड़ा नाम अजीब है, उथयान चेरालाथन। आप एक दो बार रिपीट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा नाम, और एक बार फिर नहीं भूलोगे। एक बार फिर से देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। जो ऐसे नाम हो या फिर जो ऐसी चीज़ हो जो आपने पहले कभी ना देखी हो या एक दो बार देखी हो, ध्यान ना हो आपको, तो आप उन्हें एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया करें इसका, जैसे कि आपको फिर से दोबारा देखने में टाइम मिले तो आपकी मेमोरी में वो चीज़ बनी रहे। चलिए नेक्स्ट देखिए, और इनका चेर वंशों का इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो धनुष और तीर इनका प्रतीक था। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेताजी जन्म स्थान संग्रहालय कहाँ पर है? तो अभी मैंने इसके बारे में बात की थी, ये कहाँ पर है? नेताजी जन्म स्थान संग्रहालय ये कटक के उड़ीसा में है। ठीक, आपको अब ये हमारे कुछ संग्रहालय नहीं देख लीजिए। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। भारतीय संग्रहालय कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल कोलकाता में है। अब आपको याद रखना ये सबसे बड़ा है। आपसे पूछे भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है, तो वो है भारतीय संग्रहालय। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल कोलकाता में। आपसे पूछे राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर है, तो वो नई दिल्ली में। और ये भी पूछ सकता है आपसे कि सालार जंग संग्रहालय कहाँ पर है, तो ये हैदराबाद में है। सालार जंग हैदराबाद तेलंगाना में। और दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है, तो ये ब्रिटिश में है, ब्रिटिश लंदन में है। आपसे पूछे कि दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है, तो वो लंदन में है, ब्रिटिश लंदन में है। ठीक है, आपको ये ऐसे याद रखना है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आ रही होगी आपके। अब एक बार रिपीट कीजिए, भारत राष्ट्रीय संग्रहालय न्यू दिल्ली। और भारतीय संग्रहालय कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल कोलकाता में। अब आपसे पूछे कि सालार जंग कहाँ पर है, तो ये आपको पता हैदराबाद तेलंगाना में। विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय तो वो लंदन में है, आपको ऐसे याद रखनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हड़प्पा स्थल रंगपुर वर्तमान में किस भारतीय राज्य में है, तो ये गुजरात में है। आपको याद रखना रंगपुर कहाँ पर अभी पड़ता है, तो पहले जो रंगपुर है अब गुजरात में है। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता
शब्द जो किसने दिया था, ये जॉन मार्शल ने दिया था। ये कुछ फैक्ट हैं, वैसे तो आपको काफ़ी फैक्ट पता होंगे, लेकिन ये फैक्ट जो शायद आपने पहले ना कभी पढ़े हों वो मैं बता रहा हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता का शब्द जो ये सिंधु घाटी शब्द है, ये शब्द किसने गढ़ा था, तो ये जॉन मार्शल ने गढ़ा था। इन्होंने दिया, जॉन मार्शल ने दिया था सिंधु घाटी सभ्यता शब्द। नेक्स्ट है, यह सभ्यता सिंधु, बलूचिस्तान, हरियाणा, 1 मिनट अब देखिए, ये सभ्यता जो सिंध में थी, सिंध तक फैली थी, बलूचिस्तान, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तरी महाराष्ट्र, ये इन स्थानों तक ये सभ्यता फैली हुई थी। आपको याद रखना कहाँ तक, सिंध, बलूचिस्तान कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है, सिंध भी कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, ये पश्चिम में जो उत्तर प्रदेश के पश्चिम तक और उत्तरी महाराष्ट्र तक ये सभ्यता फैली हुई थी। कौन सी, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आ रही होगी आपकी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, तो ये कहाँ हुआ था, ये अमृतसर में हुआ था। आपको पता होगा ये कहाँ पर हुआ था, अमृतसर में। अभी मैंने इसके बारे में बताया आपको कि क्यों हुआ था। सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। क्यों भारी भीड़ यहाँ जमा हो गई थी, जिस पर जनरल डायर ने गोलियाँ चलवा दी थी। ठीक है, नेक्स्ट, सॉरी इतने क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। आप सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आने वाली वीडियो भी आपको टाइम से मिलती रहेंगी। और मैं अभी मैथ भी शुरू करने वाला हूँ, इस पर मैथ रीजनिंग भी शुरू करने वाला हूँ। यदि आप इंग्लिश आपकी इच्छुक हो तो आप मुझे बताना। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक्स केयर।